हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम अब तक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये सारे हमारे मैट्रिसेस के कंसेप्ट तो हम कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के। तो हम आते हैं एग्जाम्पल 26 पर। इसमें हमें बोला है कि let if A is equal to this matrix then prove that A to the power n is equal to this matrix for all n belonging to कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसे हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है कि अगर कोई स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, यानी नेचुरल नंबर 1 के लिए वो ट्रू है, और हम ये जानते हैं कि वो किसी नेचुरल नंबर k के लिए अगर ट्रू है तो वो नेचुरल नंबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर वो k के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है उसके लिए भी ट्रू है। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। हमारा कोई स्टेटमेंट अगर 1 के लिए ट्रू है और अगर वो किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है? a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉज एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉज एन थीटा। ये एक मैट्रिक्स है, इसके इक्वल है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम LHS में भी n की जगह 1 पुट कर देते हैं और RHS में भी n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो LHS तो हमारा बन जाएगा a टू द पावर 1 यानी a। ठीक है, ये तो बन गया हमारा LHS। और RHS क्या बन जाएगी? RHS में हर जगह जब हम n की जगह रखेंगे 1 तो कॉस थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा RHS। ठीक है, और हमें पता है कि A इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS है ना। LHS में A मिल रहा है, RHS में ये मैट्रिक्स मिल रहा है और हमें ऑलरेडी गिवन है कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इज ट्रू। हमारा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। हम क्या एज्यूम करते हैं? अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट pk बी ट्रू। हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसी नेचुरल नंबर k के लिए भी ट्रू है। तो 1 की जगह या n की जगह अब हम यहाँ क्या पुट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर k पुट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? a टू द पावर k इज इक्वल टू, RHS में भी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k रख देते हैं, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ये बन गई मैट्रिक्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो pk प्लस 1 हम यहाँ पर बनाते हैं। pk प्लस 1 क्या बनेगा? हर जगह जहाँ पर भी n था हमारे स्टेटमेंट में वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? k प्लस 1। तो pk प्लस 1 कुछ ऐसा स्टेटमेंट हमें दिखाई देगा। ak प्लस 1 इज इक्वल टू, देख लेते हैं पीछे क्वेश्चन क्या था, कॉज एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉज एन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज एन की जगह रख दिया k प्लस वन थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉज k प्लस 1 थीटा। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं इसका और देखते हैं सॉल्व करके कि क्या हम इस RHS तक पहुंच पाते हैं। LHS हमारे पास है a टू द पावर k प्लस 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a। ठीक है, और a टू द पावर k तो अभी हमने पीछे निकाला था pk। तो इस स्टेटमेंट को जिसको हमने ट्रू माना हुआ है तो a टू द पावर k तो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स पुट कर देते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
हमारे पास आ जाएगी a टू द पावर k की जगह हमने रख दिया यहाँ पर cos k थीटा sin k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई करें हम मैट्रिक्स A के साथ में जो हमें गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को और देखते हैं क्या हमें RHS मिलता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, जो भी आएगा उन्हें ऐड कर देंगे। कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया कॉस के थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही देखते हैं आगे, तो कॉस के थीटा कॉस थीटा, इसमें हम ऐड करेंगे क्या सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये तो बन गया पहला एलिमेंट। दूसरा बनाते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस के थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस के थीटा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं साइन के थीटा कॉस थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं हम ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, और इसमें क्या ऐड करेंगे कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आ गई। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस हो गए, तो यहाँ बन गया कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। और इसमें तो और कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सही है साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। इसमें हमें दिखाई दे रहा है अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा साइन के थीटा कॉस थीटा, -1 बाहर निकाल लिया हमने इसे, तो अंदर बचा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव वाली टर्म में पहले लिख दो और नेगेटिव वाली बाद में, तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी लगती दिखाई दे रही है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो किसकी आइडेंटिटी है कॉस एक्स प्लस वाई की, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स है के थीटा और वाई है थीटा, कॉस के थीटा प्लस थीटा, ऐसा कुछ हमें मिल गया। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगती है दिखाई दे रही है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई की, जहाँ पर एक्स है थीटा और वाई है के थीटा, तो यहाँ पर बन गया हमारा साइन थीटा प्लस के थीटा, ऐसा बन गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव साइन को तो बाहर रखते हैं, यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वही पहले वाली आइडेंटिटी ऊपर वाली, यानी साइन एक्स प्लस वाई, एक्स है के थीटा और वाई है थीटा, तो यहाँ पर क्या बन गया साइन के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी ये आइडेंटिटी बन रही है कॉस एक्स प्लस वाई की, कॉस एक्स है के थीटा और वाई है थीटा। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कॉस, अगर यहाँ थीटा मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1, थीटा बाहर ले लिया। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा के प्लस 1 थीटा माइनस साइन थीटा ले लिया बाहर कॉमन, तो ये बन गया ऐसा कुछ, और ये कॉस थीटा बाहर ले लिया के प्लस 1 थीटा, तो ये क्या बनकर आ गया, ये तो यही RHS ही बनकर आ गए। इसका मतलब क्या है LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब
कि अगर हमारा स्टेटमेंट पी के लिए ट्रू है, एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, और पी वन के लिए ट्रू है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हेंस बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन प्रूव किया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ए एंड बी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हमें पता है ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल होता है। ऐसे बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये दो बातें तो हमें पता है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और क्या कह रहे हैं, शो दैट ए बी सिमेट्रिक। अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी, तो हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। यानी अगर ए बी और बी ए इक्वल होगा, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा, सिर्फ तभी ए बी सिमेट्रिक होगी, नहीं तो ए बी सिमेट्रिक नहीं होगी। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब फॉर ए बी टू बी सिमेट्रिक, अगर हमें ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो क्या होना चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और हमने पीछे जब लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इक्वल होना चाहिए ए बी के। और अभी हमें ऊपर क्या पता है कि बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है, बी ट्रांसपोज तो इक्वल है बी के, तो उसकी जगह हम बी लिख सकते हैं। ऐसी ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, उसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, ये तो हमें गिवन है क्योंकि हमारी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख देते हैं, तो हमें क्या मिला, बी ए इज इक्वल टू ए बी। बी ए बी के इक्वल होगा सिर्फ तभी हमारी ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, यानी ए और बी कम्यूट करेंगे सिर्फ तभी हमारी ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। आते हैं एग्जाम्पल 28 पर। एग्जाम्पल 28 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स और एक सी मैट्रिक्स। हमें कह रहे हैं फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स डी हमें फाइंड करनी है कि सी डी माइनस ए बी जीरो मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये जो डी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए बी और सी डी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट हम कब कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है। तो अगर हम ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सी डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2x2 ही होना चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना तो ये करना पॉसिबल ही नहीं था। सी डी का ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। ठीक है, और कोई भी जो मैट्रिक्स है अगर हम सी मैट्रिक्स की किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सी में जितने कॉलम्स हैं उतने उसमें रोज होने चाहिए। तो अगर हम सी की मल्टीप्लाई डी मैट्रिक्स से करना चाहते हैं तो डी मैट्रिक्स में कितनी रोज होनी चाहिए, जितनी सी मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं, है ना, जितने इसमें कॉलम्स हैं उतनी डी में रोज होनी चाहिए। तो रोज तो इसमें 2 हो गई, और मल्टीप्लाई करके हमें मिल क्या रहा है, एक 2x2 मैट्रिक्स मिल रही है। तो यानी इसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए, वो भी 2 होने चाहिए। हमें ये भी पता है ना कि m/n और n/p इस ऑर्डर की दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर होता है m/p।
ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स चाहिए थी 2x2 ऑर्डर की, सी और डी को मल्टीप्लाई करके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कब बनेगी, जब यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो। तो यहाँ हमें ये पता चला कि जो हमारी मैट्रिक्स डी है उसका ऑर्डर होना चाहिए 2x2, ऑर्डर ऑफ डी शुड बी 2x2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो ऑर्डर 2 की। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो डी मैट्रिक्स है हमारी, 2 रोज 2 कॉलम्स तो इसमें है, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी डी, ये है हमारी डी मैट्रिक्स। ठीक है, पुट करते हैं अपनी इक्वेशंस में और सॉल्व करके फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ए बी सी डी क्या हमारे पास निकल कर आते हैं। तो इक्वेशन क्या है, सी डी माइनस ए बी। तो सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 2 7 4 रो बाई कॉलम हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 10, माइनस 1 इंटू 7 -7, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 टू 4 -4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 3 5 15 प्लस 4 7 28, 15 प्लस 28 तो यहाँ आ जाएगा 43, और 3 2 6 प्लस 4 4 16, 6 प्लस 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ये तो आ गई हमारी ए बी मैट्रिक्स। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं अब सी डी मैट्रिक्स। तो सी डी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, सी डी मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स सी हमारे पास थी 2 5 3 8, और डी मैट्रिक्स जो हमने मानी हुई थी ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखते हैं। 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू सी, तो 2a प्लस 5c ऐसा आ गया यहाँ। तो 2 इंटू बी प्लस 5 इंटू डी यानी 2b प्लस 5d। ऐसे ही यहाँ पर रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 8c, और यहाँ पर आएगा रो बाई सेकेंड कॉलम कर रहे हैं तो 3b प्लस 8d। ये आ गई हमारी सी डी मैट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी डी माइनस ए बी। तो सी डी हमारी ये मैट्रिक्स है और ए बी अभी पीछे हमारी मैट्रिक्स निकल कर आई थी। क्या क्या एलिमेंट्स आए थे ए बी में, 3 आया था, 0 आया था और 43 आया था और 22 आया था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम एलिमेंट वाइज, एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3, और 2b प्लस 5d माइनस 0, तो माइनस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ज़ीरो मैट्रिक्स यानी जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0, यानी ये भी ज़ीरो के इक्वल है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी ज़ीरो के इक्वल है। इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनकर आएंगी। 2a प्लस 5c माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ये भी 0 है, यानी 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस तो ये बन गई हमारे पास, और दो इक्वेशंस क्या बनकर आएंगी, 2b प्लस 5d, ये भी किसके इक्वल है, 0 के, और 3b प्लस 8d माइनस 22, ये वाला ये भी इक्वल है 0 के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो हमें a और c की वैल्यूज़ मिलेंगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और d की वैल्यूज़ मिलेंगी। सॉल्व करते हैं। अब 2a प्लस 5c, अगर 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो इसमें से एक ही अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 3 माइनस 5c अपॉन 2, और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 माइनस 5c अपॉन 2 प्लस 8c इज इक्वल टू 43। इसका मतलब 9 माइनस 15c अपॉन 2 प्लस 8c इज इक्वल टू 43। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 15c प्लस 16c अपॉन 2 इज इक्वल टू 43। इसका मतलब माइनस 15c प्लस 16c, ये तो c हो गया, तो 9 माइनस c इज इक्वल टू 2 इंटू 43 यानी 86। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 9 माइनस, c की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 9 माइनस, हाँ ये क्या है, ये प्लस का c है, यहाँ पर माइनस 15c प्लस 16c बन जाएगा प्लस 1c, तो c की वैल्यू आ गई 86 माइनस 9 यानी 77।
ठीक है, डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सब्सटीट्यूट करके इस वाले में। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 77/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 385/2 यानी 382/2। तो ये माइनस का 382/2 तो ये बन जाएगा माइनस का 191। तो a की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 191। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इन दोनों को इन दोनों इक्वेशंस को। इसमें से b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -5d/2। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू -5d/2 प्लस 8d इज इक्वल टू 22। इसका मतलब -15d/2 प्लस 8d इज इक्वल टू 22। तो एलसीएम लिया, क्या आ गया हमारे पास, -15d प्लस 16d इज इक्वल टू 22। -15d प्लस 16d हो गया d, तो d हमारे पास आ गया 44। ये वैल्यू पुट की हमने ऊपर वाली इक्वेशन में, तो b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, इसमें पुट कर रहे हैं। तो b इज इक्वल टू -5 इंटू 44/2, तो -5 इंटू 22, तो ये आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा -110। ABCD सब हमें पता चल गए, तो अब हम अपनी D मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो D मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या थे, A B C D ऐसे थे। तो A की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं जो हमारी A की वैल्यू निकल कर आई थी -191, और B की जगह रख देते हैं -110, C की जगह रख देते हैं जो C की वैल्यू निकल कर आई थी। C की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 77, और D की जगह रख देते हैं जो D की वैल्यू निकल कर आई थी। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो D मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ABCD, वो सारी वैल्यूज हमने ABCD की निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास D मैट्रिक्स आ गई। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स तो हमारे इसके साथ में ख़त्म होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस के। अगर ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।